Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is chapter 5 Laws of Motion, Newton's Laws of Motion. तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टॉपिक था उसको कवर करेंगे। तो पहले वाली वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कवर कर चुके थे और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है उसको भी जान गए थे और एरिस्टोटल फैलेसी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के और क्या पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था और ये भी पहली वीडियो में हो चुका है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है और क्या कहता है आइए देखते हैं। तो ये कहता है कि फर्स्ट लॉ रिफर्स टू द केस व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया है वो ये कह रहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग उसका स्टेट को चेंज करना चाहेंगे तो वो अपोजिशन शो करेगा। यानी कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपोजिशन करेगा अगर मूवमेंट में लाते हैं, और अगर मोशन में है तो वो स्टॉप करेंगे तो उस पर वो अपोजिशन शो करेगा। तो यानी कि फर्स्ट लॉ में तो हम लोग को नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उससे पहले तो वो तो ज़ीरो ही रहता है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो वही लिखा है कि फर्स्ट लॉ रिफर्स टू द केस व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी इज़ ज़ीरो। यानी पहले तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन या मोशन में है तो मोशन में ही तो रहना चाह रहा है, तो उस समय कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता, तो वहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गया। और जैसे ही हम लोग बदलते हैं यानी कि उसकी चेंज करते हैं उसके पोजीशन को, तैसे ही मोशन में है तो रेस्ट में शो करता है और रेस्ट में है तो मोशन में। यही बात लिखा गया था उस लाइन में। और फिर है और जो सेकंड रिफर्स टू व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फर्स्ट लॉ तो ये बताता है रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट को, और लेकिन जो सेकंड लॉ है वो ये बता रहा है कि जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय क्या होता है। तो यहाँ पे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो था और नेट एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सेलरेशन है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स से रिलेट कर रहा है। तो वही आगे लिखा गया है कि इट रिलेट्स नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यानी कि एक्सेलरेशन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो बेसिकली नेट एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स से ही रिलेटेड होगा। फिर सेकंड पॉइंट यही फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में मेन डिफरेंस है कि फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन ज़ीरो है और नेट एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो, और जबकि सेकंड लॉ में एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि फोर्स नॉट only depend upon the change of momentum but also on how fast the change is brought about। यानी कि जो फोर्स होता है वो सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम पे नहीं डिपेंड होता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से उसमें चेंज किया जाता है। अभी तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, लेकिन ये ऑलवेज मतलब सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये कुछ और भी फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जो कि है कि चेंज कितनी तेज़ी से आ रहा है उसमें। यानी कि बेसिकली टाइम पे भी डिपेंडेंट है वो। तो यहाँ से तो हम लोग को ये पता चल गया। यहाँ पे dp अपॉन dt यही शो कर रहा है कि चेंज मोमेंटम जो dp में हो रहा है कहीं ना कहीं फोर्स जो है वो टाइम पे भी डिपेंडेंसी शो कर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि ग्रेटर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ग्रेटर इज़ द फोर्स। यानी कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ग्रेटर है तो फोर्स भी उस पर ग्रेटर अप्लाई होगा, फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्रिकेटर हैं और बॉलर। जब बॉलर जो क्रिकेट खेलते तो बॉल को जो कैच करते हैं क्रिकेटर तो वो अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं। वो इसलिए पीछे की तरफ ले जाते हैं जिससे कि टाइम इंक्रीज़ हो, उनके बॉल हाथ में आए उसकी टाइम इंक्रीज़ हो, और जैसे ही टाइम इंक्रीज़ होगी वहाँ पे फोर्स जो हो जाता है वो कम लग जाता है। इसका आगे हम लोग डेरिवेशन देखेंगे इम्पल्स में, जो फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है। और ये चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स भी कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम जो होता है, पहले ये देख लेते हैं फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है, ये इसका डेरिवेशन होता है। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये देखते हैं। फोर्स इंटू डेल्टा टी इम्पल्स होता है और ये शो करता है कि इस पर भी डिपेंडेंस है, और चेंज इन मोमेंटम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए dp अपॉन dt का, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डेल्टा टी आ गया और चेंज इन मोमेंटम ये। तो जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इंटू डेल्टा टी, यानी कि जब
लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वहाँ पे इम्पल्स एक्ट करता है। तो वही कहा गया है कि अगर बॉलर होते हैं वो अपने हाथ को पीछे इसलिए लेते हैं जिससे डेल्टा टी बढ़ जाए। तो डेल्टा टी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्स होगा वो कम लगेगा, और जिससे कि उनके हाथ में जो चोट लगेगा या बॉल जो फोर्स अप्लाई करेगा वो भी कम अप्लाई करेगा, जिससे उनको हर्ट नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेटर फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू सेट हैवियर बॉडी इन मोशन। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब किसी बॉडी को हम लोग को मोशन में लाना है तो हम लोग को उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो बॉडी ज़्यादा बड़ी है तो। क्योंकि जब बॉडी को मोशन में ले आना है तो अगर वो रेस्ट पे है तो उस पर तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही होगा। और अगर बॉडी जो है, जैसे ये पेन है और ये ज़्यादा नहीं, तो हम लोग को बस थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन ये बॉडी हैवियर मास की होती तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता, तभी तो वो मोशन में आती। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप बॉडी विथ हायर वेलोसिटी। ये भी एकदम सेम है, अगर स्टॉप करना है तो भी हम लोग को ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रेटर स्पीड ग्रेटर अपोजिंग फोर्स। तो ये भी तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि अगर ग्रेटर स्पीड है बॉडी की तो जाहिर सी बात है कि उसका जो अपोजिशन फोर्स लगेगा वो भी ज़्यादा ही लगेगा। अब यहाँ पे एक और फोर्स की बात आती है जो होता है नॉर्मल फोर्स, जो एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जैसे ये पेन मान लेते हैं कि पेन का कैप है, ये खड़ा है, तो जो इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वही कह रहा है कि जो नॉर्मल फोर्स होता है, जिसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मस्ट भी इक्वल और अपोजिट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तभी तो कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, मोशन में है तो मोशन में रहती है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर बॉडी एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो और ये भी बताया गया कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी कि जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा उतना ही ज़्यादा नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा उस पर। फिर जो आखिरी इसका पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट इज़ अनएक्सीलरेटेड, मीन्स इट इज़ आइदर एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन नहीं शो करी है तो इसका मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या तो यूनिफॉर्म मोशन पे है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यह टॉपिक आपको क्लियर हो गया और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।